Hello student, good morning. Now today I am present with new chapter. This chapter is the last chapter of your second book, Chemistry in Everyday Life, and it is very important chapter for our daily life, as we seen in the biomolecules, which are very important for us. These two chapters, biomolecules and chemistry in everyday life, these are the such type of chapter which are very important for our daily life. It is not a chapter to learn only. केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बायोमॉलिक्यूल्स की तरह से एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी लाइफ से एसोसिएटेड है। तो ये केवल एक पढ़ने के लिए चैप्टर नहीं है, इसे जानना भी ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसलिए ये चैप्टर केवल नोट्स बनाने के लिए नहीं है बायोमॉलिक्यूल्स, और ये इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, और ये हम आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फिक्स क्वेश्चन आते हैं, तैयार करना भी बहुत आसान है, चाहे बायो वाला हो चाहे मैथ वाला हो, इसको कोई भी स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर सकता है, थोड़ा सा लर्न करना होगा। अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट, क्या कंटेंट्स हैं इस चैप्टर के? कंटेंट्स ये हैं कि हमें ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ड्रग्स की डिफिनीशन पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्या क्या क्लासेस होते हैं ड्रग्स के, ड्रग्स का टारगेट के साथ इंटरेक्शन पढ़ना है। अब वो टारगेट एंजाइम है, रिसेप्टर है, क्या है, किस तरह से ये हम जो मेडिसिन्स लेते हैं वो बॉडी में किस तरह से जाके वर्क करती हैं, कैसे उसमें एंजाइम का क्या रोल होता है, जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रग्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनके फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद केमिकल इन फूड, जो हम सिंथेटिक केमिकल्स फूड में मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एंड enhancing appeal, taste for taste, whatever we mix in the food. And in the last we will see the cleaning agent, in which we will study the soap and detergent, biodegradable detergents and non-biodegradable, differences between soap and detergent, advantage of advantage of detergent over soap, disadvantage of soap, all these we will study in this chapter. Okay, now start with the drugs. What are drugs? There is two terms, one is drug, one is medicine. chemical substance which are natural or either synthetic in nature origin, they are synthetic or natural, used in the curing diseases and reduce the suffering from the pain. जो भी हम केमिकल सब्सटेंस, चाहे वो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो या सिंथेटिक हो, जिसकी मदद से हम किसी रोग, किसी डिजीज़ को क्योर करते हैं, सही करते हैं, इसके अलावा जो पेन होता है, जो दर्द होती है, बीमारी के कारण जो परेशानियां होती हैं, उसे हम रिड्यूस करते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं?
ऐसे सारे सब्सटेंस को हम ड्रग्स कहते हैं या मेडिसिन कहते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग मेडिसिन और ड्रग्स को अलग डिफाइन करेंगे। ड्रग्स जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ ड्रग्स है, मगर ड्रग्स क्या करता है और मेडिसिन क्या करता है वो हम देखेंगे। ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस विच क्यूर्स डिजीज बट इज हैबिट फॉर्मिंग, cause addiction, has some serious side effects। ओके, तो ड्रग्स तो केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज़ हम डिजीज़ क्योर करने में करते हैं, लेकिन हैबिट काजिंग हो जाता है, एडिक्शन होने लगता है, इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। जैसे अब एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं कैंसर। कैंसर इज़ द नेम ऑफ पेन, अनदर नेम ऑफ एंडलेस पेन, जो ऐसा दर्द जो कभी ख़त्म ना होने वाला है जब तक शरीर के अंदर लाइफ है। तो ऐसे पेन को रिड्यूस करने के लिए हमें ओपियम की ज़रूरत पड़ती है, अफीम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अब दर्द को तो रिड्यूस करता है, लेकिन क्या करता है, हैबिट काज कर देता है, डोज पर डोज बढ़ाना पड़ता है। ये सब क्या ड्रग है। लेकिन मेडिसिन क्या है, इसके अपोजिट है। मेडिसिन क्या है, डिजीज़ तो क्योर करेगा, सेफ टू यूज़ होगा, नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी होगी और डज नॉट काज एनी एडिक्शन। यानी मतलब कह सकते हैं कि मेडिसिन एक केमिकल है जो कि हमारे डिजीज़ को क्योर करने के साथ साथ सेफ होता है यूज करने में, टॉक्सिसिटी एकदम नहीं के बराबर होती है, और ये जो है कि किसी तरह का एडिक्शन काज नहीं करता है। तो स्टूडेंट, यू कम टू नो what is drug and what is medicine. Once again, drug is the chemical substance which cure the disease but is habit forming, causes addiction and has the serious side effect. Okay, and medicine is a chemical substance which cure disease and is safe to use and has negligible toxicity and does not cause any addiction also. This is the main difference between the drug and medicine. Next, we will classify the drugs. There are so many criteria of the classification of drugs. We can classify drugs in many number of ways. Okay, here we can say all medicines cannot be a drug, but all drugs can be a medicine. Here the classification, if we see the classification of the drugs, first is on the basis of the pharmacological effect. Pharmacological effect means what is the purpose of use. It is useful for the doctors as it provides the whole range of drugs available to treatment of particular type of problem. Means you can say that it is the problem based drugs come under the class of pharmacological effect. Okay, such as painkiller, analgesics are those which have painkiller effect. Antipyretics drugs which reduce the fever, means drugs which we give for the particular problem, that is the come in the pharmacological effect. Okay, it includes for the doctor all whole range of the drugs which is used for the particular type of disease. Okay, now see on the basis of drug action, how the drug act. Means for example, we take example of allergy. In case of allergy, secretion of histamine in body increases and it shows particular biochemical process, biochemical reactions, and which create problem in the body. For such condition, we have to take such type of drug which reduce the secretion of histamine. अब एग्जाम्पल हम बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन की अगर लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस पे एक्ट करने वाली ड्रग्स को इस क्लास में लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एलर्जी होता है,
एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हिस्टामिन होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल होती है उस मास्ट सेल से ये सीक्रेट होते हैं। अब ये सीक्रेट होने के बाद जब ये ब्लड में आते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज क्रिएट करना शुरू करते हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम, जैसे किसी को रैसेस होने लगते हैं, तो किसी को खुजली होने लगती है, तो किसी को छींक आने लगती है, स्नीजिंग होने लगते हैं। तो इस तरह की ये एलर्जीज़ होती हैं। अब इन एलर्जीज़ को ठीक करने के लिए अगर हमें मेडिसिन लेना है तो हिस्टामिन का जो सिक्रीशन उसको रोकने के लिए लेना पड़ेगा, ना कि हम सिम्टम को रोकने के लिए। खुजली हो रही है, हमें हिस्टामिन का अगर सिक्रीशन नहीं रोकेंगे, केवल हमने सिम्टम को रोक दिया तो वो डिजीज़ कंटिन्यू बनी रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में ड्रग एक्शन जो मेडिसिन होती हैं वो पर्टिकुलर प्रोसेस को रोक देती हैं। मीन्स अब हिस्टामिन का सिक्रेशन नहीं होगा, ना तो खुजली होगी, ना प्रॉब्लम होगी, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल के। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। कुछ क्या होती हैं जो रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी सल्फा ड्रग्स होती हैं, सल्फोनामाइड कॉमन स्ट्रक्चर इज दिस। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे मेम्ब्रेन से या रिसेप्टर से बाइंड होता है और वो पर्टिकुलर वर्क करता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बेस हो गया। नेक्स्ट जो कुछ ड्रग्स की कैटेगरी आती हैं जो पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर काम करती हैं। अब सपोज कि प्रोटीन की वजह से, लिपिड की वजह से या कार्बोहाइड्रेट की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर मान लीजिए डिजीज़ हुई जिसका इफ़ेक्ट हमारे लिपिड के ऊपर, पर्टिकुलर प्रोटीन के ऊपर या कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के ऊपर पड़ रहा है, तो ड्रग जाकर के उस पर्टिकुलर मैक्रो मालिक्यूल को टारगेट बनाती है, जिसकी वजह से जो है कि उसके रिसेप्टर्स डिजीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे बॉडी के लिए फंक्शन अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मालिकुलर ड्रग टारगेट के बेस से भी ड्रग बनाई जाती हैं, जिसमें ड्रग इंटरेक्ट करती है मैक्रो मालिक्यूल के साथ, जैसे प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। आगे हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पूछता है कि व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स इन द मालिकुलर टारगेट्स, ड्रग टारगेट। ओके, drug processing some common structural feature may have the same mechanism of the action on the drug. Okay, next we will see here the drug target interaction. अब कैसे इंटरेक्शन होता है टारगेट के साथ ड्रग का, इसमें अब हम देखेंगे कैसे जो है कि ड्रग काम करती है, ये चीज़ें हम देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैक्रो मालिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन इन बॉडी। जो मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं हमारे बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। अब कहीं अगर एग्जांपल की बात करते हैं, हम प्रोटीन को ही ले लेते हैं, तो हम क्या जानते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अब प्रोटीन का काम क्या है ये तो पता है कि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है, कैटेलाइज करता है, जिससे कि परफॉर्मेंस बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का वर्क अच्छे से होता है, एनर्जी कन्वर्जन का काम अच्छे से होता है, ट्रांसपोर्ट अच्छे से होता है। तो जो बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग होती है केमिकल लेवल पे, वो अच्छे से परफॉर्म होती है एंजाइम्स के द्वारा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैटेलाइज होते हैं एंजाइम्स के थ्रू, और एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा प्रोटीन रिसेप्टर का भी काम करते हैं। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो है ग्लाइकोप्रोटीन की चेन होती है। अब वो प्रोटीन की चेन जो है कम्युनिकेशन में काम करती है कि क्या चीज़ सेल के अंदर आए, क्या चीज़ सेल के अंदर ना आए, वो सारी चीज़ें जो है कि रिसेप्टर करता है। अब कुछ प्रोटीन क्या होती हैं जो कैरियर का काम करती हैं, जैसे कि अगर मान लें हीमोग्लोबिन है, वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है। तो ये सब ऐसे और भी कैरियर मॉलिक्यूल्स इनके अंदर होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। इसी तरह से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है, ये जो डिफरेंट वर्क करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एंजाइम ड्रग टारगेट कैसे काम करता है। कैटेलिटिक एक्शन होता है। तो जैसे हमने एंजाइम का फंक्शन पढ़ा है लॉक एंड की, तो लॉक एंड की मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था
लॉक एंड की में हमने पढ़ा था कि जब भी सपोज कि लॉक हमारा सबस्ट्रेट है और की क्या है, एंजाइम है। ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड किया, लॉक अगर क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, ओपन लॉक हमारा प्रोडक्ट हो गया, की वैसे ही निकल आई। तो यहाँ पे भी ये जो एंजाइम्स होते हैं और जो सबस्ट्रेट होते हैं, इनका इंटरेक्शन जो होता है एकदम लॉक एंड की सिस्टम से होता है। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ एंजाइम क्या है, टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन। पहले वो क्या करता है कि सबस्ट्रेट को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद वो जो है कि हेल्प करता है, किसके लिए हेल्प करता है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो जाए। अब इसके लिए जो है कि एंजाइम्स में यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिव साइड होती है, ये बाइंडिंग साइड होती है जिधर से आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या होता है, जब बाइंड कर गया एंजाइम तो फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है जिससे कि सब अटैक होता है सबस्ट्रेट पे, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन कैरी ऑन हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो अब ये सब ये एकदम एंजाइम लॉक एंड की मेथड से एंजाइम की फंक्शनिंग जो हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, सेम उसी तरह से एक फंक्शन करते हैं। अब ये ड्रग का इंटरेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। सपोज कि एंजाइम है और सबस्ट्रेट है और ड्रग्स, हमें कोई बीमारी हो गई। ओके, अब ड्रग जा कर के एंजाइम से अगर अट्रैक्ट हो जाएगा, लग जाएगा, तो सबस्ट्रेट काम नहीं कर पाएगा। ओके, अगर मान लीजिए कि कोई सबस्ट्रेट केमिकल है जो कि पैथोजन के द्वारा सिक्रेट हुआ, ओके, और वो एक्टिव साइट पे आकर के ये सबस्ट्रेट बाइंड कर गया, अब वो हमारे लिए डिजीज काजिंग है, कोई भी सिम्टम क्रिएट कर सकता है। तो जब हम ड्रग लेंगे तो ड्रग क्या करेगा, ड्रग दो ही तरह से काम करता है। या तो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करेगा, कंपटीशन होगा, ड्रग पहले जाकर के एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड कर लेगा और सबस्ट्रेट बाहर रह जाएगा। अब जब ये सबस्ट्रेट जो कि अनवांटेड केमिकल है, जो पैथोजन के द्वारा सिक्रेट हुआ है, उससे वो बाइंड ही नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब उस कंडीशन में बीमारी जो होगी वो सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होती है, हमारी बीमारी सही हो जाती है, क्योंकि ड्रग का इंटरेक्शन एंजाइम की साइड से हो गया और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाया। और ये सबस्ट्रेट कहाँ से आया था, ये सबस्ट्रेट आया था पैथोजन से। तो एक तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया, कंपटीशन हुई, दौड़ हुई, जिसमें कि ड्रग आ गई पहले और इससे आकर के बाइंड कर लिया और ये पीछे रह गया, पहुंच नहीं पाया। ओके, और कुछ में क्या होता है कि सम ड्रग डू नॉट बाइंड द एंजाइम्स ऑन द एक्टिव साइट। ओके, कुछ में एलोस्टेरिक साइट होती है। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है, ये पीछे के साइड में होती है, यहाँ पे होल होगा, यहाँ पे। कुछ केसेस में क्या होता है, ये ड्रग्स आकर के पीछे से बाइंड कर जाती है, और जब बाइंड पीछे से करती है तो क्या होता है, ये साइज जो होता है इंक्रीज कर जाता है, ये जो साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो उस कंडीशन में सबस्ट्रेट उससे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू एंजाइम्स एक्टिव साइट, दीज बाइंड ऑन द डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम्स। वो डिफरेंट इस साइड से जाकर के बाइंड कर दिया, अब बाइंड करेगा तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगी और सबस्ट्रेट अपने आप उसमें फिट नहीं होगा, निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ऐसे जो है बाइंडिंग, एलोस्टेटिक साइड से बाइंड करना, ये भी इनहिबिशन का काम हो गया, और इस तरह से एंजाइम काम करती है। तो एक बार हम फिर समझ लेते हैं, दो तरीके हैं एंजाइम ड्रग के इंटरेक्शन के पीछे। एक तो तरीका है कि या तो ड्रग जल्दी से स्पीड अप होकर के सबस्ट्रेट से पहले एंजाइम से बाइंड कर जाए, सबस्ट्रेट न एंजाइम से बाइंड करेगा, न उस तरह के एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। दूसरा तरीका है कि बैक साइड से जाकर के ये बाइंडिंग कर ले ड्रग्स, जिससे जो अपोजिट साइड है, एक्टिव साइड के जो अपोजिट साइड है, ये एक्टिव साइड है,
तो ये अपोजिट साइड है, ठीक है। अगर ये अपोजिट साइड से ड्रग जा कर के बाइंड करती है तो इसका सरफेस एरिया क्या है, बढ़ जाएगा। अब सबस्ट्रेट के लिए फिट होने के लिए जगह नहीं रही, जब फिट नहीं होगा तो सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, वहाँ बाइंड ही नहीं होगा। तो एक होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह से काम करता है और एक एलिस्टेटिक इनिबिटर की तरह से काम करता है। तो जिस तरह से जो कि चेंज कर देता है शेप को, तो ऐसे ड्रग का इंटरेक्शन होता है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, एक बार बुक पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएगी। अब इसके बाद दूसरा होता है रिसेप्टर ड्रग इंटरेक्शन। ओके, अब ये देखना है कि जो हमारा पैथोजन है वह रिसेप्टर क्या है, हमारे प्रोटीन और लिपिड है। रिसेप्टर क्या है हमारे, प्रोटीन और लिपिड है। अब ये प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं रिसेप्टर का काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ये जैसे यहाँ पे इंटीरियर सेल के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, अब ये इसका रिसेप्टर साइड है, ये क्या है, रिसेप्टर साइड है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगी तो ये इंफॉर्मेशन अंदर जाएगा। ओके, यहाँ इन सब जो लिपिड चेन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर लगी होती है, यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं क्या चीज़ अंदर जाएगी, क्या चीज़ अंदर सेल के अंदर नहीं जाएगी, उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो ये रिसेप्टर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरह से एक कम्युनिकेशन सिस्टम वैसे ही होते हैं जैसे कि अगर हम कहीं पे हम सपोज कि एयरपोर्ट हम जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर से होके जाना पड़ता है, या रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर से होके जाना पड़ता है, ताकि कोई चीज़ें हम अनवांटेड चीज़ें या वोलेटाइल चीज़ें कुछ ऐसी तो डेंजरस चीज़ें लेके तो नहीं जा रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर का भी सिस्टम होता है ऐसा। रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ें अंदर जाएं, क्या चीज़ें अंदर ना जाएं। तो उस चीज़ के लिए रिसेप्टर साइट्स होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। बहुत सारे रिसेप्टर ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसे रहते हैं, अंदर के साइड में रहते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग द एक्टिव साइट प्रोजेक्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो सरफेस खुली हुई है, ये जो सरफेस खुली है रिसेप्टर का काम करती है। अब रिसेप्टर के पास मैसेज आता है, ओके। इन द बॉडी मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड मसल। एक तो न्यूरॉन के बीच में और एक न्यूरॉन मसल के बीच में कम्युनिकेशन होता है थ्रू द केमिकल्स के थ्रू, ओके। जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, तो ये केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। अब ये केमिकल मैसेंजर रिसीव करते हैं बाइंडिंग साइट से प्रॉपर, जो रिसेप्टर का काम करते हैं। फिर उसको टू एकोमोडेट है मैसेंजर शेप ऑफ द रिसेप्टर एंड साइड चेंजेस। अब उस मैसेज को एकोमोडेट करने के लिए शेप और साइज जो है चेंज होता रहता है। अगर कोई चीज़ आने वाली है, बाइंड करने लायक है, तो मैसेज आएगा, शेप चेंज नहीं होगा, बाइंड कर जाएगा। अगर कोई चीज़ बॉडी सेल के अंदर आने लायक नहीं है, उसे अंदर नहीं आना चाहिए, तो उस कंडीशन में शेप चेंज हो जाएगा और बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये बाइंडिंग साइड है, ये केमिकल मैसेंजर आया, मैसेज लिया। अब अंदर जाने वाली चीज़ है या नहीं जाने चीज़ वाली है। अगर कहा कि नहीं मैसेज अंदर गया, ये शेप चेंज कर दिया, तो अब कोई चीज़ इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगी, तो क्या होगी, वापस चली जाएगी। तो इस तरह से केमिकल मैसेंजर जो होता है कन्वे करता है कि क्या चीज़ें सेल के अंदर इंटर करें। और इसके अलावा केमिकल मैसेंजर ये भी करता है कि बिना अंदर गए मैसेज को ट्रांसफ़र कर देता है, बिना अंदर गए मैसेज को बाहर से ही ट्रांसफ़र कर देता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गई होगी कि रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, ओके। इसके बाद अब हम आते हैं टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में। अब ड्रग्स क्या काम है उसके बेस पे, ठीक है। पहला है एंटासिड।
नेम सजेस्ट व्हाट ड्रग्स विच वर्क अगेंस्ट द एसिड मीन्स जो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड, जो सब्सटेंस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड पीएच को एप्रोप्रिएट लेवल पे ला देते हैं, उनको हम एंटासिड कहते हैं। तो मीन्स ये कह सकते हैं कि एसिडिटी को कम करने वाले जो ड्रग्स होती हैं उनको एंटासिड कहते हैं। अब पहले के समय से, पुराने समय से जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा नाम सुना होगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जेलुसिल, क्रोमाफिन, ये सब मार्केट में मिलने वाले लिक्विड हैं जो बॉटल में मिलते हैं सफ़ेद, वो हमारे लिए जो है कि एंटासिड का काम करते हैं। लेकिन इनका फंक्शन क्या है, टेम्प्रोरी है। कभी इनका डोज ज़्यादा हो गया, अब ये तो पता नहीं कि स्टमक के अंदर कितनी एसिड सिक्रेट हुई है। अब पता चला कि हमने एसिड से ज़्यादा बेस ले लिया, तो उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक एसिड निकालेगा। अब कितना एसिड बेस एक्स्ट्रा हुआ है, स्टमक को क्या पता है, एसिड निकला, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पहले के समय में एंटासिड यूज़ होते थे, उनका बस ये काम था कि जो सिम्टम आया है थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, रिलीफ मिल जाए, बस। अब क्या कारण है कि क्यों एसिड सिक्रेट हुआ, इससे पहले के समय के जो एंटासिड हुआ करते थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यूज़ किया करते थे, तो ये सब केवल टेम्प्रोरी जाकर के सिम्टम को रोक देना, क्यों एसिडिटी हो रही है उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब साइंटिस्ट ये सोचे कि ये तो टेम्प्रोरी हो गया मेथड, इससे कोई परमानेंट रिलीफ मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में साइंटिस्टों ने सोचा कि कारण क्या है एसिडिटी का। उस कारण को उन्होंने खोजा कि क्या कारण है इस एसिडिटी का। तो ये पता लगा कि जो हिस्टामीन होती है, जो स्टमक के अंदर उसका रिसेप्टर डिफरेंट होता है, ये हिस्टामीन के कारण ही एसिडिटी होती है, एसिड का सिक्रेशन होता है। तो इस हिस्टामीन के सिक्रेशन को स्टमक के अंदर रोकने के लिए एक ड्रग यूज आई, सिमिटिडिन और रेनिटिडिन, जो कि मार्केट के अंदर जिंटैक और रेनिस्पास इस तरह से करके रेनिटिडिन ये मिलती है। ये मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल की गई ड्रग्स होती हैं, सबसे ज़्यादा इनकी सेल होती है, क्योंकि आज जो स्टमक की प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, किसे नहीं है एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सेल्ड ड्रग है पूरे वर्ल्ड में। ओके, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाएं होंगी, सुना होगा सुबह के समय खाली पेट लेना होता है, ओमिप्राजॉल है, लेंसोप्राजॉल है, इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं हम सुबह ही खाली पेट लेते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। तो इन सारी ड्रग्स का अल्टीमेट टारगेट क्या है, हिस्टामीन है। उसी हिस्टामीन के ऊपर ये काम करते हैं, उसका सिक्रेशन रोकते हैं। कभी कभी कुछ दवाएं जो हम अदर ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं उससे भी हिस्टामीन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो उसको रोकने के लिए हमें इन सब दवाओं को यूज़ करना पड़ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं एंटासिड का काम क्या है। जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करना, जो एसिड का सिक्रेशन हो गया है, जो पीएच बढ़ गया है उसको एप्रोप्रिएट लेवल तक लाना है, ये एंटासिड होते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है कि मोस्टली इसके बाद जो हम पहले से यूज करते थे पहले के ज़माने से आज भी यूज़ करते हैं कभी कभी बाय, जैसे हम लोग इनो ले लेते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर क्या है, यही सोडियम बाइकार्बोनेट है, कुछ चीज़ें और थोड़ी मिली हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मार्केट के अंदर जेलोसिल वगैरह, क्रोमाफिन वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं। बॉटल के अंदर सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड भरा रहता है जो गैस्ट्रिक होने पर हमने लेते हैं। लेकिन सब चीज़ों के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। केवल ये सिम्टम्स को
कुछ देर के लिए रोक देते हैं, वो कोई परमानेंट यूज़ नहीं है। जैसे इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ फिर एसिडिटी हुई फिर, तो ये हमें बार बार दिन में 3 बार 4 बार 2 बार लेना पड़ता है। लेकिन साइंटिस्टों ने मेजर रीज़न क्या है उसका पता लगाया कि हिस्टामिन ही मेन है, जो कि स्टमक के अंदर भी सिक्रेट होती है, तो वहाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी आती है। तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए 2 ड्रग मिली, एक तो सेमिटिडीन और रेनिटिडीन। ये ड्रग जो है मोस्ट सेल ड्रग है वर्ल्ड के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। रेनिटिडीन हिस्टामिन के सिक्रेशन को रोक देती हैं। और इसके अलावा रिसेंटली कुछ ड्रग्स बनी हैं जो कि ओमेप्राजोल, लेंसोप्रोजाल, ये सब जो है कि हम यूज़ करते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए। कभी कभी कुछ दवाएं होती हैं जिनकी वजह से एसिडिटी होती है, तो उनको कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये अल्टीमेटली हिस्टामिन के सिक्रेशन को कम कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने टाइप ऑफ ड्रग में एक ड्रग देख लिया एंटासिड। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। अच्छे से इसे पढ़िए, दोहराइए। ओके।